नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए अंतरित किए। श्री मोदी ने कहा, विपक्षी दल झूठी बातें और अफवाह फैलाकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर राष्ट्र की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.77% हुई। केंद्र के देश भर में कोविड टीकाकरण कार्यक्रम की तैयारी पूरी। ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम की घोषणा। शुभमान गिल, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज टीम में शामिल। और विश्व भर में क्रिसमस का त्यौहार उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य लोगों ने शुभकामनाएं दी हैं। दोपहर समाचार में रवि कपूर के साथ मैं कनकलता। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वित्तीय लाभ की अगली किस्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थी किसान परिवारों को जारी की। उन्होंने बटन दबाकर 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि करीब 9 करोड़ किसानों के खातों में अंतरित की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 6 राज्यों के लाभार्थी किसानों से बातचीत भी की। किसानों ने पीएम किसान और अन्य विभिन्न सरकारी कल्याण कार्यक्रमों के बारे में अपने अनुभव श्री मोदी के साथ साझा किए। किसानों ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत भुगतान मिल चुका है और इससे उत्पादन बढ़ाने में मदद मिली है। एक किसान का कहना था कि प्रधानमंत्री किसान योजना और फसलों में विविधता लाने के कार्यक्रम के तहत वो अपनी उपज को कृषि उपज विपणन समिति की मंडियों से बाहर बेच सकता है और अपने परिवार के लिए अधिक आमदनी कमा सकता है। अपने भाषण में श्री मोदी ने कहा कि आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 9 करोड़ किसान परिवारों के खातों में सीधे भेज दी गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के शुरू होने के बाद से 1,10,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं। जब से ये योजना शुरू हुई है तब से 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं। और यही तो गुड गवर्नेंस है। यही तो गुड गवर्नेंस टेक्नोलॉजी के द्वारा उपयोग किया गया है। 18,000 करोड़ से ज्यादा रुपये पल भर में, कुछ ही पल में सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा हो गए हैं। कोई कमीशन नहीं, कोई कट नहीं, कोई हेरा फेरी नहीं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पीएम किसान सम्मान योजना में ये सुनिश्चित किया गया है कि लीकेज न हो। राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने के बाद, उनके आधार नंबर और बैंक खातों का वेरिफिकेशन होने के बाद इस व्यवस्था का निर्माण हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इस बात का दुख है कि पश्चिम बंगाल के 70 लाख से अधिक किसान प्रधानमंत्री किसान योजना का फायदा नहीं उठा सके हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के 23 लाख किसानों ने इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, लेकिन राज्य सरकार ने सत्यापन प्रक्रिया रोक दी। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल नए कृषि कानूनों का विरोध करके अपना राजनीतिक एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के पैसे किसानों को मिले, इसके लिए क्यों आंदोलन नहीं किए? क्यों आपने कभी आवाज नहीं उठाई? और आप वहां से उठ करके पंजाब पहुंच गए, तब सवाल उठता है। और पश्चिम बंगाल की सरकार भी देखिए, अपने राज्य में इतना बड़ा किसानों को लाभ, 70 लाख किसानों को इतना धन मिले, हजारों करोड़ रुपया मिले, वो देने में उनको राजनीति आड़े आती है। लेकिन वही पंजाब जाकर के जो लोग के साथ वो बंगाल में लड़ाई लड़ते हैं, यहां आकर के उनसे गुपचुप करते हैं। क्या देश की जनता इस खेल को नहीं जानती है? क्या देश की जनता को इस खेल का पता नहीं है? जो आज विपक्ष में हैं, उनकी इस पर जुबान क्यों बंद हो गई है? क्यों चुप है?
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कुछ लोग अफवाहें और भ्रामक बातें फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर किसानों ने अनुबंध पर खेती की तो उनकी जमीन छीन ली जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने कृषि लागत कम करने के उद्देश्य से कई कदम उठाए हैं। किसानों के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड, नीम लेपित यूरिया और सौर पंप जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की फसलों के लिए बेहतर बीमा सुविधा उपलब्ध कराने के वास्ते प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई है, जिसका फायदा करोड़ों किसानों को मिल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास भी किया है कि देश के किसान अपनी उपज के लिए सही दाम प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करके सरकार ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से 1.5 गुना अधिक दाम दिलाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने देश की 1000 से अधिक कृषि मंडियों को ऑनलाइन संपर्क से जोड़ दिया है। श्री मोदी ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में हाल के सुधारों से सरकार ने किसानों को बेहतर विकल्प उपलब्ध कराए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार गांवों में किसानों के जीवन को आसान बनाना चाहती है, लेकिन आज जो लोग किसानों को लेकर लंबे चौड़े भाषण दे रहे हैं, उन्होंने तब कुछ नहीं किया जब वे खुद सत्ता में थे। इस अवसर पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र द्वारा जारी की गई राशि से किसानों को बहुत फायदा होगा। 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का विषय हो, चाहे फूड प्रोसेसिंग के लिए फंड्स के प्रावधान का विषय हो, और चाहे नए कानूनों के माध्यम से किसानों को स्वतंत्र करने का मामला हो और किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने का मामला हो, हर क्षेत्र में सफलतापूर्वक कदम उठाए हुए हैं। सारा देश इन कदमों का स्वागत कर रहा है कि पंजाब सहित थोड़े से कुछ किसान भाई और बहन हैं जिनके मन में कहीं न कहीं नए कानूनों के मामले में भ्रम पैदा हुआ है। मैं उनको आग्रह करना चाहता हूं कि वो इस आंदोलन को त्याग कर, सरकार ने वार्ता का निमंत्रण दिया है, वार्ता पर आएं, और मुझे आशा है कि किसान इस बात को समझेंगे, नए कानून के मर्म को समझेंगे, नए कानून के महत्व को समझेंगे और हम समाधान की ओर अग्रसर होंगे। श्री तोमर ने कहा कि एक समय था जब एक पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि सरकार द्वारा भेजे गए 100 रुपये में से केवल 15 रुपये गांव तक पहुंच पाते हैं, लेकिन आज मोदी सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि केंद्र द्वारा भेजी गई समूची राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंच जाती है। श्री तोमर ने प्रदर्शनकारी किसानों से अपील की कि वे अपना आंदोलन वापस ले लें और सरकार के साथ बातचीत के लिए आगे आएं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि किसानों को नए कृषि कानूनों के महत्व का एहसास होगा और उनके मसलों को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। देश के विभिन्न भागों में आयोजित किसान सम्मेलनों में कई केंद्रीय मंत्री भाग ले रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मेहरौली में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2.5 वर्ष में 10 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 95,000 करोड़ रुपए सीधे अंतरित किए हैं। उन्होंने कहा कि 2013-14 में जब यूपीए की सरकार थी, तब बजट में किसानों के लिए 21,900 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे और श्री मोदी ने इसे बढ़ाकर 1,34,399 करोड़ रुपए कर दिया। श्री शाह ने कहा कि श्री मोदी वास्तव में किसानों के शुभचिंतक हैं। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, यूपीए की सरकार रही। 10 साल में उन्होंने 60,000 करोड़ का ऋण माफ किया था। नरेंद्र मोदी जी ने 2.5 साल के अंदर ही 10 करोड़ किसानों को 95,000 करोड़ रुपया सीधा इसके बैंक अकाउंट में डाला, और आज वो 95,000 करोड़ के बाद और 18,000 करोड़ रुपया किसानों के बैंक अकाउंट में जाएगा। बीच में कोई बिचौलिया नहीं होगा। क्लिक करते ही किसान भाइयों आपके अकाउंट में वो पैसा पहुंच जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राष्ट्रीय राजधानी के द्वारिका में एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि मोदी सरकार ऐसा कुछ नहीं करेगी जो किसानों के हित में न हो। आजाद भारत में किसी ने किसानों के और गरीबों के कल्याण के लिए इतने प्रभावी कदम नहीं उठाए। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इस सच्चाई को समझते हैं कि जब भारत के ऊपर कोई आर्थिक संकट आएगा तो उस आर्थिक संकट से भारत को उबारने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यदि किसी की हो सकती है तो हिंदुस्तान के किसानों की हो सकती है। किसानों के कल्याण के लिए ही भारत की संसद ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 3 बिल पास किया है। लेकिन आज कुछ लोगों के द्वारा यह गलतफहमी पैदा की जा रही है। ये तीनों एक्ट किसान विरोधी एक्ट है। एक भी प्राविधान उसमें ऐसा नहीं है जो किसानों के हितों का विरोधी प्राविधान हो। यह बात दावे के साथ मैं कहता हूं।
रक्षा मंत्री ने कहा कि बातचीत से सभी समस्याओं का समाधान संभव है और श्री नरेंद्र मोदी किसानों से संवाद जारी रखना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने किसानों को बातचीत का आमंत्रण दिया है। राजधानी दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कमला नगर में और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने रंजीत नगर में किसान सम्मेलन को संबोधित किया। आवासन और शहरी मामले के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जनकपुरी में किसान सम्मेलन को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश में हजारों किसानों ने राज्य में आयोजित विभिन्न किसान गोष्ठियों में भाग लिया। विभिन्न जिलों में आयोजित इन कार्यक्रमों में बहुत से केंद्रीय मंत्रियों और राज्य के मंत्रियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ किसानों से बातचीत की जो सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं और प्रगतिशील कृषि की विधियां अपनाकर उदाहरण पेश कर रहे हैं। महाराजगंज जिले के किसान राम गुलाब ने प्रधानमंत्री को बताया कि किस तरह वे कृषक उपज संगठन का हिस्सा बने और किस प्रकार उन्हें इसका लाभ मिला। किसानों के साथ मिलकर के एक एफपीओ का गठन किए हैं, जिसमें हमारे 100 किसानों से हम पाउडर शुरू किए हैं, जिसे आपसे कहने में बड़ा खुशी आभार व्यक्त करते हैं कि आपसे हम रूबरू हो रहे हैं कि इस समय लगभग 10 टन देने के लिए एग्रीमेंट अहमदाबाद कंपनी से महोदय हम इस समय किए हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हापुड़ जिले में तथा केंद्रीय महिला और बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में किसानों को संबोधित किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि 2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए बहुत सी योजनाएं शुरू की, जिनका उद्देश्य किसानों की आमदनी को दोगुना करना है। उन्होंने कहा कि पहले देश भर में किसानों को उर्वरक मिलना मुश्किल होता था, विशेषकर तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में स्थिति बहुत खराब थी। स्मृति ईरानी ने कहा कि अमेठी पहुंचने पर उन्होंने जमीनी हकीकत देखी कि संसद में उनका प्रतिनिधि उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। श्रीमती ईरानी ने कहा कि सरकार ने किसानों के लिए बहुत सी योजनाएं शुरू की हैं और नए कृषि कानून उनके लाभ के लिए ही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि किसान नए कृषि कानूनों से खुश हैं। तमिलनाडु में कांचीपुरम में किसान सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश भर के किसानों के पास जाकर उन्हें इन कानूनों के लाभों के बारे में जागरूक कर रही है। The whole country is debating farmers' issues because some farmers and their political masters have launched an agitation in and around New Delhi and showing as if it's a all India phenomenon. It's a fight of all farmers of India. But today BJP is reaching more than 19,000 centers where such gatherings are happening. That is very important. And that shows where the farmers stand. Farmers are happy with the new laws. महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी किसान रैलियों का आयोजन कर सुशासन दिवस मना रही है। पार्टी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे में एक रैली को संबोधित करते हुए कई उदाहरण देकर नए कृषि कानूनों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने राज्य सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि वो किसानों के मुद्दों का समाधान करने में विफल रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने आज सुशासन दिन के अवसर पर आयोजित रैली में नए कृषि कानूनों का महत्व बताते हुए कहा कि महाराष्ट्र के किसान इन कानूनों के कारण अब पहले से ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं और अपनी बढ़ती आय के कारण संतोष जता रहे हैं। उन्होंने इस बारे में कोंकण के किसानों का उदाहरण देते हुए कहा कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन की समस्या के बावजूद आम उगाने वाले किसानों ने इस साल अपनी उपज मुंबई और अन्य शहरों के गृह निर्माण संस्था के साथ संपर्क बनाकर बेचकर पहले से कई ज्यादा मुनाफा कमाया। नए कानूनों के कारण उन पर अपनी उपज किसी विशिष्ट स्थान पर बेचने की पाबंदी न होने के कारण ये संभव हुआ है। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये सरकार किसानों की समस्याओं को अनदेखा कर रही है और इस साल भारी वर्षा और अन्य कारणों से काफी नुकसान झेलने वाले किसानों की किसी भी तरह की मदद नहीं की है। इस रैली में प्रधानमंत्री के भाषण को देखने की विशेष व्यवस्था की गई थी। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ये दिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदैव अटल समाधि स्थल पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारामन, पीयूष गोयल, हरदीप सिंह पुरी, डॉक्टर हर्षवर्धन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी अटल जी को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद के केंद्रीय कक्ष में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और शिक्षाविद भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री वाजपेयी की 96वीं जयंती के अवसर पर श्री मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट अ को-कमेमोरेटिव वॉल्यूम नाम की एक पुस्तक का भी विमोचन किया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री के जीवन और कार्यों का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक का संकलन और प्रकाशन लोकसभा सचिवालय ने किया है और इसमें वाजपेयी जी के संसद में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण भाषण दिए गए हैं। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन से संबंधित कुछ दुर्लभ फोटो भी हैं। कवि ने लिखा, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। इसका अंतिम है, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद और अनेक सांसद इस अवसर पर उपस्थित थे। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी की सिद्धांत आधारित राजनीति और उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। श्री जावड़ेकर ने एक वीडियो संदेश में पुणे में एक राजनीतिक कार्यक्रम में श्री वाजपेयी से भेंट की घटना का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि अटल जी ने अपने बहुमुखी व्यक्तित्व से सभी का दिल जीत लिया था। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी महान युगद्रष्टा थे और राष्ट्र अपने प्रिय नेता को सदैव याद रखेगा। Atal Bihari Vajpayee was a great visionary and the country and the world remembers him with fondly. On his birth anniversary, Prime Minister Narendra Modi will be giving 90 million farmers 2,000 rupees installment in their bank account. A single transfer of 80,000 crore rupees without any condition. राष्ट्र आज शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उन्होंने देश में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया। मालवीय जी ने 1916 में वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। उन्हें 24 दिसंबर 2014 को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक और शिक्षाविद मदन मोहन मालवीय को आज उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। श्री मोदी ने कहा कि पंडित मालवीय ने सामाजिक सुधार और राष्ट्र की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि देश के लिए पंडित मालवीय का योगदान आगे की पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 9 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए अंतरित किए। श्री मोदी ने कहा, विपक्षी दल झूठी बातें और अफवाह फैलाकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर राष्ट्र की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.77% हुई। केंद्र की देश भर में कोविड टीकाकरण कार्यक्रम की तैयारी पूरी। ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम की घोषणा। शुभमान गिल, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज टीम में शामिल। और विश्व भर में क्रिसमस का त्यौहार उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य लोगों ने शुभकामनाएं दी।
देश में कोविड रोगियों की संख्या में और कमी आई है और ये 2.78% रह गई है। कोरोना के सक्रिय रोगियों की कुल संख्या 2,81,000 रह गई है। पिछले 24 घंटों में करीब 23,000 मामले ही सामने आए हैं। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.77% हो गई है। अब तक कुल 97,17,000 रोगी महामारी से ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 24,500 लोग ठीक हुए हैं। देश भर में स्वस्थ हुए रोगियों की संख्या सक्रिय मामलों से 34 गुना से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि मृत्यु दर 1.45% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 336 रोगियों की मृत्यु हुई है। पिछले 24 घंटों में देश भर में कोविड-19 का पता लगाने के लिए 9,97,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक देश में करीब 16 करोड़ 63 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि बड़े पैमाने पर जांच की सुविधा से संक्रमण की पुष्टि वाले रोगियों का पता लगाने में मदद मिली है। नए मामलों की तुलना में संक्रमण की पुष्टि वाले रोगियों की संख्या 2.5% से भी कम हो गई है। देश भर में इस समय 2,281 प्रयोगशालाएं कोविड नमूनों की जांच कर रही हैं। इनमें से 1,200 सरकारी और 1,081 निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाएं हैं। केंद्र सरकार देश भर में कोविड-19 महामारी के लिए टीकाकरण शुरू करने की तैयारियां कर रही है। विभिन्न राज्यों में टीकाकरण संबंधी गतिविधियों का प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षकों और टीका लगाने वालों को ट्रेनिंग दी जा रही है। टीकाकरण के लिए मानव संसाधन क्षमता सुदृढ़ करने और टीकाकरण की शुरुआत के सिलसिले में विस्तृत कार्यक्रम भी तैयार कर लिया गया है। डॉक्टरों, टीका लगाने वालों और कार्यक्रम से जुड़े विभिन्न स्तरों के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया है। उन्हें टीकाकरण प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए को-विन प्लेटफॉर्म का उपयोग करने, टीके के संभावित दुष्प्रभाव के मामलों के प्रबंधन और संक्रमण रोकने संबंधी प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी दी जा रही है। भारत बायोटेक का टीका कोवैक्सिन के तीसरे चरण का परीक्षण जारी है। कंपनी की संयुक्त प्रबंध निदेशक सुचित्रा एला ने हमारे चेन्नई संवाददाता से विशेष बातचीत में कहा कि इस समय देश के 26 केंद्रों पर इसका परीक्षण किया जा रहा है। The phase 3 trial for Covaxin in 26,000 volunteers across India in 26 hospitals in order to ascertain the efficacy of the vaccine in a large population. So this has started on November 15th, which is just about now 6 weeks ago, and successfully it has been going on so far. Today we have completed 14,000 volunteers have enrolled for the study for the trials for Covaxin. सुचित्रा एला ने ये भी बताया कि इस वैक्सीन की 2 खुराक दी जानी है। It is a 2-dose trial. The first dose is given on 0 day and the second dose is given on the 28th day. It is an injection which is normally given to the volunteers have to be above 18 years of age and under 70 years in general good health without any serious long-term health conditions. Also pregnant women and any other serious illnesses, those of them who have some other conditions should not be joining in the trial. But otherwise, predominantly it is open for a large section of the population of this country. आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की ओर से विशेष श्रृंखला वार्षिकी 2020 का प्रसारण किया जा रहा है, जिसमें इस वर्ष की झलकियां पेश की जा रही हैं। इस सिलसिले में आज हम आपको देश में शहरों के विकास के मुद्दे पर हुई प्रगति से अवगत कराएंगे। शहरों का विकास एनडीए सरकार की प्राथमिकताओं में रहा है। जून 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया था कि सरकार ने पहली बार स्मार्ट शहरों के चयन के लिए दावेदारी के तरीके का उपयोग किस तरह से किया है। पहली बार हिंदुस्तान में चैलेंज रूट के आधार पर स्मार्ट सिटी बनाने का निर्णय किया है। दुनिया के कई देशों ने ये प्रयोग किया, कुछ पैरामीटर तय किए और जो शहर इस पैरामीटर को पूर्ति करेगा वो एंट्री पाएगा स्पर्धा में। फिर उसकी दूसरी एग्जाम देनी पड़ेगी, उसको पार करेगा तो सिलेक्ट होगा। जब सिलेक्ट होगा तो फिर भारत सरकार, राज्य सरकार मिल करके उस शहर की ताकत में साथ जोड़ करके उसको स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में आगे बढ़े। स्मार्ट सिटी मिशन की प्रगति के बारे में पेश है हमारे संवाददाता का ये ब्यौरा।
प्रस्तावित 100 स्मार्ट शहरों में से 53 शहरों में समेकित नियंत्रण केंद्र चल रहे हैं और इनसे महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर नियंत्रण करने में बड़े पैमाने पर मदद मिल रही है। विश्व आर्थिक मंच ने सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन की ये कहते हुए सराहना की है कि भारतीय स्मार्ट शहर महामारी से लोगों के स्वस्थ होने के लिए एक आदर्श पेश करते हैं। मंच ने कहा है कि भारत सरकार को अपने स्मार्ट शहर मिशन से फायदा हुआ है और इससे नागरिकों को सेवा देने में तथा उनके जीवन में सुधार लाया जा रहा है। स्मार्ट शहरों ने यह सिद्ध किया है कि तकनीकी और डेटा संबंधी निर्णय लेने से नागरिकों को प्रभावी रूप से सेवा प्रदान की जा सकती है। इस परिवर्तन को संस्थागत रूप देने के लिए सरकार संस्थागत सहयोग तंत्र और डेटा सेवा प्रदाता की दिशा में आगे बढ़ रही है। स्मार्ट सिटी की ढांचागत सुविधाओं में पर्याप्त जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति और सफाई शामिल है। नागरिकों की सुरक्षा, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा तथा स्वास्थ्य और शिक्षा स्मार्ट सिटी की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ऑस्ट्रेलिया के साथ कल से होने वाले दूसरे टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। मेलबर्न में होने वाले इस मैच में भारतीय टीम विराट कोहली की जगह अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में खेलेगी। शुभमान गिल, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज को टीम में शामिल किया गया है। दुनिया भर में आज क्रिसमस का त्यौहार पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पूरे विश्व में ईसाई धर्म को मानने वाले लोग ईसा मसीह के जन्मदिन के अवसर पर क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। इस अवसर पर लोग क्रिसमस ट्री, रंग बिरंगे कागज के सितारों और फूलों के हारों से अपने घरों को सजाते हैं तथा उपहारों का आदान प्रदान भी करते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने क्रिसमस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि क्रिसमस ईसा मसीह के जन्म की खुशियां मनाने का दिन है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि क्रिसमस का त्यौहार करुणा और क्षमा के ईसा मसीह के उपदेशों पर हमारे विश्वास को सुदृढ़ करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ईसा मसीह का जीवन और सिद्धांत विश्व के लाखों लोगों को शक्ति प्रदान करता है। गोवा में क्रिसमस का पारंपरिक उत्साह दिखाई दे रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गिरजाघरों और प्रार्थना गृहों में सभाओं का आयोजन किया गया। कोविड महामारी के चलते क्रिसमस पर्व के दौरान लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाई जा रही है। कोविड से बचाव के दिशा निर्देशों और निवारण उपायों की जानकारी देने के लिए पर्यटकों तथा स्थानीय लोगों के बीच पर्चे बांटे गए हैं। राजधानी पणजी के निवासियों ने कल क्रिसमस सेरेनेट साइकिल रैली का आयोजन भी किया। गोवा में क्रिसमस को स्थानीय कोंकणी भाषा में नातला के नाम से जाना जाता है। जिंगल बेल्स और अन्य कैरल गीतों के सुरों ने गोवा में इस त्योहार के उत्साह को और भी बढ़ा दिया है। कला और संस्कृति निदेशालय ने लोगों और संस्थानों के लिए अलग अलग श्रेणियों में पालना प्रतियोगिता का आयोजन किया है। पणजी से तुषार जाधव और सुभाष जन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं शशिभूषण त्रिपाठी। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। पश्चिम की बात करें तो मुंबई में आसमान साफ रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। दक्षिण चलें तो चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। तापमान 21 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूरब की बात करें तो कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं उत्तर भारत में श्रीनगर में सवेरे आसमान साफ रहा, लेकिन दोपहर बाद या शाम तक आंशिक रूप से बादल छाए रहने की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए अंतरित किए। श्री मोदी ने कहा, विपक्षी दल झूठी बातें और अफवाह फैलाकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर राष्ट्र की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.77% हुई। केंद्र की देश भर में कोविड टीकाकरण कार्यक्रम की तैयारी पूरी और विश्व भर में क्रिसमस का त्यौहार उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।